हाँ तो बच्चों, कल हमने पढ़ लिया था त्रिभुज क्या होता है और उसके प्रकार और उनकी परिभाषाएं, और आज हम प्रत्येक त्रिभुज के बारे में अलग अलग से अध्ययन करेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और इनकी क्या विशेषताएं होती है और इनका क्षेत्रफल क्या होता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज व उनकी जानकारी। ठीक है बच्चों, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज में फर्स्ट त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, वैसे तो हमने इसकी परिभाषा कल पढ़ ली थी, लेकिन जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देता हूं कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, समान माप की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक बच्चों, जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। अब तीनों भुजाएं समान माप की होने का अर्थ है कि इसके जैसे ये ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी भुजा, अर्थात तीनों भुजाएं समान माप की होंगी तथा इसका प्रत्येक कोण, ठीक, और इसका प्रत्येक कोण भी समान माप का होगा। तो हम इसकी विशेषताएं लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं। फर्स्ट, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान माप की होती है, समान माप की होती है। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान माप की होती है, अर्थात ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी भुजा, अर्थात तीनों भुजाएं समान माप की होगी। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। सेकंड, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, अर्थात जैसे कोण ए 60 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री और कोण सी 60 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, अर्थात कोण ए बराबर होगा कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। अब अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो तो प्रत्येक कोण बराबर भी होगा तथा प्रत्येक कोण बराबर होता है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण बराबर होता है तथा थर्ड है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को
समान दो भागों में विभाजित करता है। समान दो भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अर्थात किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से यदि सम्मुख भुजा पर हम लंब डालते हैं, जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, तो इसके शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो सम्मुख भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। जैसे ये लंब डल गया। अब अगर इस पूरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये लंब इस 8 सेंटीमीटर वाली भुजा को समान दो भागों में अर्थात 4-4 सेंटीमीटर में विभाजित कर देता है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। होता नहीं है मैं, जैसे यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। इसी प्रकार सम्मुख भुजा द्वारा शीर्ष को, सम्मुख भुजा द्वारा डाला गया लंब अर्धक सम्मुख कोण को समान दो भागों में विभाजित करता है। समान दो भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी, तो इसकी जो ये भुजा है, इसका लंब अर्धक सम्मुख कोण को समान दो भागों में विभाजित करेगा। जैसे ये लंब अर्धक डल गया यहाँ से, तो ये जो सम्मुख कोण है इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा। जैसे अगर ये 60 डिग्री का कोण है, पूरा 60 डिग्री का कोण है, तो इसे समान दो भागों में यानी कि 30-30 डिग्री में विभाजित कर देता है। ठीक, लंब अर्धक सम्मुख कोण को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है बच्चों, इसका लंब अर्धक शीर्ष वाले कोण को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही केंद्रक सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, तो इसका लंब केंद्र यानी कि यहाँ से डाला गया लंब, यहाँ से डाला गया लंब और यहाँ से डाला गया लंब, तो इनका जो बिंदु है वो एक ही बिंदु पर, इनका जो केंद्र है वो एक ही बिंदु पर स्थित होगा। और परिकेंद्र यानी कि कोणों के अर्धकों पर खींचा गया केंद्र, ये सभी एक ही बिंदु पर हो गए। परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंतःकेंद्र।
सभी एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप की जानकारी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल। जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए। तो माना यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर ए सेंटीमीटर की है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप अर्थात इसकी जो तीनों बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों की लंबाइयों का योग, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई का योग करते ही इसका परिमाप आ जाएगा। तो a प्लस ए बराबर 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। तो बच्चों समझ में आ गया? क्षेत्रफल अर्थात इसका संपूर्ण आंतरिक भाग का क्षेत्रफल होता है, यह है इसका क्षेत्रफल, √3/4 a स्क्वायर। बच्चों शायद आपको इसकी विशेषताओं में लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र आदि की जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन सभी को मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको और अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की प्रकारों में सेकंड प्रकार था विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसकी भी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात जैसे कोई ये त्रिभुज है, जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। अब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो, अगर इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, अर्थात तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होगी, तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, जैसे ये ए सेंटीमीटर, ये बी सेंटीमीटर और ये सी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी नॉट इज इक्वल्स टू बी सी नॉट इज इक्वल्स टू ए सी। विशेषताएं स्पष्ट, प्रत्येक भुजा असमान माप की होती है, असमान माप की होती है। सेकंड, प्रत्येक कोण
अलग 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 होता है। यानी कि कोण ए नॉट इज इक्वल्स टू कोण बी नॉट इज इक्वल्स टू कोण सी। यानी कि ना ही तो ये कोण बराबर होगा, ना ही ये कोण बराबर होगा, और ना ही ये कोण बराबर होगा, अर्थात तीनों कोण अलग अलग माप के होंगे। जैसे अगर ये कोण 30 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है और ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, जैसे तीनों कोण अलग अलग डिग्री के हो गए ना, तो ये हो गए विषमबाहु त्रिभुज। और थर्ड है इसमें इसका लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंत केंद्र। इसमें लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र सभी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, व क्षेत्रफल, परिमाप व क्षेत्रफल। जैसे मैं ये विषमबाहु त्रिभुज बना देता हूँ एक। ठीक है बच्चों, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ये बी और ये सी डी। ठीक, 6 सेंटीमीटर है ना, ए बी 6 सेंटीमीटर, यानी कि सब अलग अलग माप के होंगे इसमें। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हेरोइन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हेरोइन के सूत्र में अर्ध परिमाप आता है, तो सबसे पहले हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब परिमाप के लिए मैंने बोला था कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है वही उस त्रिभुज का परिमाप होता है। तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता होगी, तो हम इसका अर्ध परिमाप भी निकाल लेंगे। और परिमाप को हमने s से डिनोट किया है, ये s। ठीक, और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, चाहे इस परिमाप को हमने p से डिनोट कर दिया और अर्ध परिमाप को हमने s से डिनोट कर दिया। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे कि इस परिमाप की संपूर्ण मान में हम 2 का भाग दे देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो गया इसका अर्ध परिमाप। समझ में आया कि इन तीनों भुजाओं के योग को जोड़कर, है ना, इन तीनों भुजाओं के मान को जोड़कर उसके मान में 2 का भाग देने से हमें उसका अर्ध परिमाप प्राप्त होगा। अब विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया। ठीक, क्षेत्रफल को ऐसे डिनोट करते हैं, ए फॉर एरिया है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा एस, यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को माइनस करो, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा को माइनस करो, और फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को माइनस करके इन तीनों मानों का गुणनफल का अंडर रूट ही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो कृपया आप इन्हें उतार लीजिए। अब हम बढ़ेंगे तीसरा और अंतिम प्रकार। तीसरा प्रकार पढ़ा था हमने कल, इसका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा हमने लिखी थी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, समान
माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, ए बी सी, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर की हो और ये भी 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है, तो देखो इसकी ये भुजा और ये भुजा समान माप की होगी, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैं इन्हें चरों के अंदर लिख देता हूँ। जैसे ये ए सेंटीमीटर की है और ये भी ए सेंटीमीटर की है और ये बी सेंटीमीटर की है, तो ये हो गया क्या? हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं। अब हम इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं। विशेषताएं, फर्स्ट, इसमें दो भुजाएं समान होती हैं। अर्थात जैसे ये ए सेंटीमीटर और ये ए सेंटीमीटर, तो दो भुजाएं समान माप की होगी। और सेकंड है इसमें कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वैसे तो ये एक प्रमेय है और इस प्रमेय को मैं अलग से अलग वीडियो के अंदर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ये भुजा और ये भुजा समान, तो इसका सम्मुख कोण सी और इसका सम्मुख कोण बी बराबर होंगे, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा है जो असमान भुजा होती है, असमान भुजा होती है, उसे आधार माना जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे ये और ये भुजा समान होगी और असमान भुजा ये हो गई, तो इस असमान भुजा को हम क्या मानेंगे? आधार। ठीक है, असमान भुजा को आधार माना जाता है। और आधार से यदि हम लंब अर्धक खींचेंगे तो इसका फोर्थ विशेषता क्या हो जाएगी कि आधार से खींचा गया लंब अर्धक, आधार से खींचा गया लंब अर्धक, आधार से खींचा गया लंब अर्धक सम्मुख कोण को, आधार से खींचा गया लंब अर्धक सम्मुख कोण को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। इस कोण को समान दो भागों में विभाजित कर देगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो 45 डिग्री में, 60 डिग्री का होगा तो 30 डिग्री में। तो आधार से खींचा गया लंब अर्धक सम्मुख कोण को समान दो भागों में, लंब अर्धक सम्मुख कोण को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है बच्चों, ये लंब अर्धक इस सम्मुख कोण को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। और इसका विपरीत, शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। अर्थात ये जो शीर्ष है इसका,
इससे जो आधार पर हम लंब डालेंगे, ये लंब इस आधार को समान दो भागों में विभाजित कर देगा। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो इस आधार को ये 2-2 सेंटीमीटर में विभाजित कर देगा। अर्थात ये b है ना, तो b/2 बराबर b/2, यानी कि आधे आधे भागों में विभाजित कर देगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप। तो परिमाप तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और तीनों भुजाओं को जोड़ने पर जो मान प्राप्त होगा वही परिमाप होगा। तो परिमाप P बराबर होगा a प्लस b अर्थात 2a प्लस b। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 2a प्लस b। अब हम क्षेत्रफल और क्षेत्रफल को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा कि जो असमान भुजाएं, कौन सी भुजा? असमान भुजा, उसके बटा में हम 4 लिखेंगे। तो असमान भुजा कौन सी? b, यानी कि b/4 अंडर रूट समान भुजा का स्क्वायर। कौन सी भुजा का स्क्वायर? समान भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस कर देंगे हम असमान भुजा को, तो क्या हो गया? b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह तो होगी इसकी असमान भुजा, यानी कि b बराबर असमान भुजा और a बराबर समान भुजा। कई बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि इस सूत्र में कौन सी भुजा का मान कहाँ रखना है, कि इन दोनों भुजाओं का मान यहाँ रखे या इन दोनों भुजाओं का मान या इस भुजा का मान यहाँ रखे, तो इसी में गलती करते हैं। इसलिए असमान भुजा को तो हमें बाहर रखना है, ठीक, और एक यहाँ पे रखना, और समान भुजा को सिर्फ एक ही बार लिखना है, वो भी 4 के इंटू में लगा के इसका वर्ग करना है, और वर्ग में से हमें असमान भुजा को घटाने पर इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और इसकी एक विशेषता और लिखवा देता हूँ मैं, कि प्रत्येक जो समबाहु त्रिभुज होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कर सकते हैं। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम कल पढ़ेंगे कोणों के आधार पर जो त्रिभुज पढ़ाए थे मैंने, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे हम कल। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। और मेरी यही इच्छा है कि मैं आपको पूरी छोटी से छोटी नॉलेज आपको प्राप्त करा सकूं। तो कृपया मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। और बच्चों, थोड़ी बहुत अशुद्धियां हो सकती हैं हिंदी में, लेकिन जहां तक हो सकता है गणित में मेरी कोई अशुद्धि आपको मिलेगी नहीं, इसलिए कृपया अशुद्धियों के बारे में मुझे माफ करें।